Hello friends, I hope you all are doing great, and this is Advocate Neha and welcome to Vidik Vidya. Now today we are starting with a very interesting topic of Contract Act. हमारा आज का टॉपिक है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ वॉइड मैरिज, दैट मीन्स विवाह का अवरोधक कानून शून्य है। अब पहले हम ये पढ़ें कि विवाह में आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो शून्य है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शून्य करार होता क्या है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम में सेक्शन 2E में ये प्रोवाइडेड है कि एग्रीमेंट क्या होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ए ने ऑफर दिया है बी को कि भाई मैं 1000 रुपीज़ आप मुझको अगर पे करेंगे तो मैं आपको एक हॉर्स सेल करूंगा, और बी ने हाँ बोल दिया। तो यहाँ पर ये हो गया एग्रीमेंट, यानी ए के लिए कंसिडरेशन है, ए के लिए एक संवर्ग है, उसको प्रतिफल में क्या मिलेगा, वो 1000 रुपये लेगा, और बी को क्या मिलेगा, उसको हॉर्स सप्लाई हो जाएगा। यानी हर एक प्रॉमिस के लिए एक कंसिडरेशन है, हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। यहाँ ए के लिए प्रतिफल होगा कि उसको 1000 रुपीज़ मिलेंगे, बी के लिए प्रतिफल होगा उसको हॉर्स मिलेगा, यानी एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन ये हो गया है। अगर यहाँ पर दोनों सहमत हो जाते हैं तो यहाँ पे उन लोगों का एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, दैट विल बी अ वैलिड एग्रीमेंट ऑब्वियसली। लेकिन हम पढ़ रहे हैं आज की वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट प्रोवाइडेड है सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वो करार जो विधि के द्वारा शून्य कहलाता है, विधि में आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए ने बी से बोला आप मेरे को 1000 रुपीज़ दीजिए और मैं आपको ओपियम सप्लाई करूंगा। ओपियम एक ड्रग है, आपको पता होगा, अफीम। अब यहाँ पर ये शून्य होगा क्योंकि ये एक इलीगल काम है। आप अगर ये आपको बाद में सप्लाई नहीं भी करता है, इवन पैसे देने के बाद भी, तब भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके रेमेडी तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, इसलिए ये हो जाएगा कि ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक, अब हमने स्टार्ट किया है हमारा टॉपिक एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड होते हैं। ऐसा हर एक करार शून्य है जहाँ पर आप विवाह में कोई अवरोध डालने के लिए करार कर रहे हो। ठीक है, एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। ये लाइन है अदर देन अ माइनर, ये आपको मैं समझाऊंगी। पहले समझ लेते हैं कि हर एक एग्रीमेंट, अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करें जिसकी वजह से शादी नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति, तो वह शून्य माना जाएगा और कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना या किसी को प्रोहिबिट कर देना किसी काम करने के लिए। अब ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और ये पार्शियल भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, एब्सोल्यूट और पार्शियल रेस्ट्रेंट का क्या मतलब है। ए ने प्रॉमिस किया है कि वो 1000 रुपये देगा बी को अगर वो शादी ही ना करे, तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट हो गया है। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट, वो कभी भी शादी नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ पे आप देखें एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट के लिए हमने एक चीज़ लिखी है, अत्यांतिकः अवरोध, यानी कि पूरी तरीके से आपको अवरोध आप पर लगा दिया गया है। पार्शियल रेस्ट्रेंट यानी आंशिक अवरोध। ठीक है, एक बार और देखिए, अब यहाँ पर अगर शादी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी एकदम, तो दिस इज एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है ए ने प्रॉमिस किया है बी से कि अगर वो शादी नहीं करेगी सी से तो वो उसको 1000 रुपीज़ पे करेगा। अब सी से शादी नहीं करेगी लेकिन किसी डी से, ई से, किसी और से वो शादी कर सकती है। ठीक है, या कर सकता है, तो ये पार्शियल रेस्ट्रेंट है। दो तरीके के रेस्ट्रेंट प्रोवाइडेड हैं। हम अब आप एक बार और समझ लीजिए, ए ने कुछ ऑफर दिया है बी को, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है, कंसिडरेशन सही लगी हैं, प्रॉमिस हो गई इसका मतलब, तो वो एग्रीमेंट बन गया। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ करी है प्रॉमिस, जैसे अभी हम समझा रहे थे कि हम ड्रग सप्लाई कर दें, तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, तो अगर कोई भी एग्रीमेंट शादी को रोकने के लिए भी कराया जा रहा होता है तो उसको भी वॉइड एग्रीमेंट ही माना जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट एंड पार्शियल रेस्ट्रेंट। राइट, सेक्शन 26 में ये नहीं लिखा हुआ है कि पार्शियल रेस्ट्रेंट लगा रहे हैं या एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लगा रहे हैं।
अगर कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है एग्जैक्टली आपके सेक्शन के अंदर, तो ये मान लीजिए कि दोनों ही चीज़ प्रोवाइडेड हैं। इसका क्या मतलब है? रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलता है, यानी व्याख्या का नियम जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा होता है, अगर सपोज रेस्ट्रेंट के आगे सेक्शन में एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लिखा होता या पार्शियल रेस्ट्रेंट लिखा हुआ होता तो हम वही मानते, सिर्फ एक मान लेते दोनों में से। लेकिन क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि दोनों ही तरीके की रेस्ट्रेंट वॉइड होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था ए ने प्रॉमिस किया, ए ने बोला है 1000 रुपये दूंगा अगर आप शादी ही ना करें, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट था। आप सी से शादी ना करें, किसी और से कर सकती हैं, ये पार्शियल रेस्ट्रेंट है। दोनों ही प्रकार के अवरोध जो हैं वो आपके वॉइड होंगे। ठीक है, आई होप कि आपने ये चीज़ समझ ली होगी। दिस इज क्वाइट इजी। और ये बात जस्टिस कोच ने मधुप चंद्र वर्सेस राजकुमार केस 1874 में बोली थी कि दोनों ही प्रकार के रेस्ट्रेंट यहाँ पर वॉइड माने जाएंगे। जब कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर, तो हम ये मानेंगे कि दोनों ही चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, यानी व्याख्या के नियम यही कहता है। ठीक, आई होप कि आपको ये दोनों ही चीज़ समझ में आई है कि वॉइड एग्रीमेंट, ए ने कुछ एग्रीमेंट किया है बी से, अगर वो नहीं एनफोर्स कराया जा सकता तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। शादी को रोकने के लिए सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कोई एग्रीमेंट आप करते हैं, यानी आप कि शादी के ऊपर कोई अवरोध लगा दिया गया है, कोई रेस्ट्रेंट लगा दी है, तो वो वॉइड रेस्ट्रेंट होगी, चाहे वो पार्शियल रेस्ट्रेंट हो यानी आंशिक अवरोध हो, या फिर वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट हो। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे थे अदर देन अ माइनर, आपने ध्यान दिया कि लिखा हुआ था सेक्शन के अंदर। ठीक है, एक बार और आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है अदर देन अ माइनर, सेक्शन आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अदर देन अ माइनर इज वॉइड, यानी माइनर के लिए वॉइड नहीं है। इसका क्या मतलब है, अब ये समझ लेते हैं। ठीक है, एन एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग अ माइनर टू मैरी इज वैलिड, यानी अगर ए और बी में से एक माइनर है, ए एक माइनर है यानी कि 18 साल से कम का एक बच्चा है माइनर, ऑल्दो हमारे को पता है कि 18 ईयर्स एज है शादी की फॉर अ गर्ल एंड 21 ईयर्स फॉर अ बॉय टू मैरी। ठीक है, अगर यहाँ पर 18 साल से कम का बच्चा है और बी ने ये बोल दिया कि आप शादी नहीं करेंगे इतने टाइम तक के लिए, एक रेस्ट्रेंट लगा दिया, तो वो वैलिड रेस्ट्रेंट होगा। ऑब्वियसली क्यों, इसका रीज़न क्या रहा होगा कि भाई माइनर के ऊपर तो आप रेस्ट्रेंट लगा सकते हैं, किसी और के ऊपर नहीं लगा सकते। एन एग्रीमेंट रेस्ट्रेनिंग द मेजर टू मैरी इज वॉइड एज इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। भाई आप अगर ये माने कि आप किसी मेजर से ये बोल रहे हैं आप शादी ना करें, और शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था बनाई हुई है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अगर आप शादी करने के लिए किसी को रोकते हैं तो हमें ये समझना होगा कि सोसाइटी पे बहुत गलत इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। इस वजह से पब्लिक पॉलिसी के तहत, सार्वजनिक नीति के तहत हमने ये एक सेक्शन 26 इसमें डाला कि भाई आप कोई भी एग्रीमेंट ऐसा ना करें जिससे शादी में कोई अवरोध पैदा हो। परंतु हमको ये समझना होगा कि लॉ एनकरेज नहीं करता है चाइल्ड मैरिजेस, बच्चों की शादी आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी ऐसा आप रेस्ट्रेंट लगा रहे हैं जिससे हम ये बोलें कि बच्चे शादी नहीं कर सकते, एक माइनर शादी नहीं कर सकता, तो वो वैलिड है, क्योंकि हमें बाल विवाह रोकने हैं। अगर हम यहाँ पर भी अवरोध को ये बोल दें, आप बच्चे की शादी पर हमने अवरोध लगाया, लेकिन हम ये बोल दें कि नहीं भाई वो अवरोध भी वॉइड होगा, तो यानी चाइल्ड मैरिज की जा सकती है, तो ऑब्वियसली डेट विल बी अगेंस्ट सोसाइटी, और सोसाइटी को उससे नुकसान ही होगा अगर बाल विवाह होंगे। तो आई थिंक ये इसके पीछे मोटिव रहा इसको बनाने का। एन एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग अ माइनर, तो अगर माइनर के लिए कोई एग्रीमेंट पे रेस्ट्रेंट लगाया है तो डेट इज वैलिड, सभी दूसरों के लिए इट इज वॉइड। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तरीके के एमसीक्यूज जुडिशरी के प्री में पूछे जाते हैं। लास्ट में, मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करता है ह्यूमन सोसाइटी को और लीगल स्टेटस देता है, और ऑब्वियसली इसलिए हम रेस्ट्रेंट नहीं लगा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, राइट टू मैरिज। नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट वी हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में हम सबको प्रोवाइडेड है, और ये फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर। ठीक है,
और फ्रीडम ऑफ मैरिज भी आर्टिकल 21 में, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारे पास है तो राइट टू गेट मैरिड भी हमारे पास होगा। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस हो गया जो इसमें दिया हुआ है। अब आगे एक केस लॉ मैं आपको समझा देती हूँ। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट केस लॉ, आप याद रखेंगे तो मतलब प्री में भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट कई बार केस का नाम, और मेंस के आंसर राइटिंग में भी हमें केस कोट करने होते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक, फैक्ट्स में लिखा हुआ है कि दो को विडोज हैं। 1942 का केस है, यानी आज़ादी से पहले जब हमारे पास ये कानून नहीं था कि भाई आप एक शादी ही करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट में ऑब्वियसली 1955 में आया था, और जब ये बोला गया कि मोनोगैमी होगी। मोनोगैमी मीन्स आप एक ही विवाह कर, एक ही वाइफ रख सकते हैं, एक ही शादी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 42 का केस है। उस टाइम पर 2 शादियां 3 शादियां हो सकती थी। दो को विडोज हैं, यानी 2 विधवा हैं, और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि अगर उनमें से कोई एक भी शादी कर लेती है तो उसके पास यह अधिकार नहीं रहेगा कि वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से कुछ भी क्लेम कर पाए, मेंटेनेंस के तौर पर भी। ठीक है, अब उसमें से एक विडो ने ये इशू रेज किया और कोर्ट में केस किया है कि हमारी जो प्रॉपर्टी का फीचर होगा, हमारी शादी करने के बाद अगर हम किसी से रीमैरी कर लेते हैं, पुनः विवाह अगर हम करते हैं, तो ये रेस्ट्रेंट है अपॉन मैरिज। यही इशू बना, वेदर द फीचर ऑफ राइट इन द प्रॉपर्टी मे बी टेकन एज अ रेस्ट्रेंट अपॉन द मैरिज। तो क्या प्रॉपर्टी में बाद में हक ना मिलने का जो रेस्ट्रेंट लगाया है, तो क्या ये एक्चुअल में रेस्ट्रेंट है या ये पेनल्टी है? ठीक है, इस तरीके का इशू रेज हो गया। डिसीजन में क्या बोला गया, आप ये समझें कि रीमैरिज के बाद भाई आपकी, जब आप विडो अगर हैं और आपको हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस मिल रहा है या आपका उसकी प्रॉपर्टी पे अधिकार है, आपका शेयर है, राइट टू शेयर आपके पास था, परंतु जब आप रीमैरी कर रहे हैं तो आपका जो डिपेंडेंसी थी उस प्रॉपर्टी पे वो खत्म हो गई, और आप जिससे भी शादी करेंगे ना, ये उसकी ड्यूटी भी है कि वो आपकी देखभाल करे और आपकी मेंटेनेंस करे। राइट, तो ये डिसीजन ये रहा कि देर इज ओनली वन कंडीशन अटैच टू द एग्रीमेंट, दैट विडो वुड लूज हर राइट टू मेंटेनेंस। ऑब्वियसली उसका राइट टू मेंटेनेंस खत्म होगा रीमैरिज पर। दिस इज मियरली अ पेनल्टी, ये सिर्फ एक पेनल्टी है, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पेनल्टी यानी कि भाई उससे जो पैसे उसको मिल रहे होंगे मेंटेनेंस के लिए, वो उसको शादी के बाद अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ एक पेनल्टी है, ये एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है सेक्शन 26 के अंदर। और अगर ये रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कोई अवरुद्ध है ही नहीं, तो ये वॉइड भी नहीं हो सकता, यानी ये कोई शून्य करार नहीं है। ठीक है, और हम इसका ये लॉ ऑब्वियसली ये इसकी इंटरप्रिटेशन में आप समझेंगे कि जब आपकी डिपेंडेंसी फर्स्ट, आपने दूसरी शादी करी तो फर्स्ट हस्बैंड की प्रॉपर्टी से आपकी जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड जस्ट एज अ पेनल्टी एंड नॉट एज अ रेस्ट्रिक्शन। कोई अवरुद्ध इसको माना ही नहीं गया। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज डिसाइडेड दैट इट इज नॉट वॉइड अंडर सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्री में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ माइनर, अगर माइनर की शादी को रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट आपने किया है तो वो वैलिड एग्रीमेंट होगा, ये हमने समझा दिया। अगर आप मेजर के लिए करते हैं तो क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वो वॉइड होता है। बच्चों की शादी रोकना, ऑब्वियसली चाइल्ड मैरिज हमें रोकनी चाहिए, तो इसलिए वो वैलिड